दोस्तों, क्या आपने अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी DU के नॉर्थ कैंपस से आ रही विचलित कर देने वाली तस्वीर देखी है? वहां से आने वाली वो वीडियोस देखी हैं? एक महिला पत्रकार जिसका नाम है रुचि तिवारी, जो वहां पर अपना काम कर रही थी, उनके ऊपर सैकड़ों लोगों की भीड़ हमला कर देती है। आरोप लगाया जाता है कि भीड़ ने पहले उनकी जाति पूछी और जैसे ही पता लगा कि वो ब्राह्मण हैं, उनके ऊपर हमला शुरू कर दिया। उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई और उन्हें परेड निकालने की धमकी दी गई। ऐसे ऐसे उनका एक बंदा था जो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे 13 सेकंड पे ऐसे ऐसे कर रहा है कि इसे ले चलो। कान में मेरे बोला जाता है, लड़कियां बोलती हैं, पेट्स मिलते हैं मेरे को कि तू चल, तेरा परेड निकालेंगे आज, क्योंकि तू ब्राह्मण है, आज पकड़ी गई। लेकिन दोस्तों, क्या ये इकलौती घटना है? अगर हम पिछले कुछ सालों के इस पैटर्न को देखें तो JNU की दीवारों पर लिखा जाता है, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। AMU में नारे लगते हैं कि ब्राह्मणों की कब्र खोदेगी और BHU में भी इसी तरीके का माहौल बनाया जाता है। BHU की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और बनाने वाला, निर्माण करने वाला एक ब्राह्मण ही था। लेकिन उसी यूनिवर्सिटी के अंदर ब्राह्मणों की कब्र खोदने की बात चलती है। सवाल ये उठता है कि भारत के सबसे बड़े शिक्षण संस्थानों में एक विशेष समुदाय के खिलाफ इतनी नफरत अचानक कहां से आई है? क्या ये सिर्फ छात्रों का आक्रोश है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा, गहरा, ऐतिहासिक और वैचारिक कारण या षड्यंत्र छिपा हुआ है? आज की वीडियो में हम इसी का गहराई से विश्लेषण करेंगे। आइए सबसे पहले DU की घटना को समझते हैं। शुक्रवार को नॉर्थ कैंपस में UGC के नियमों के समर्थन में कुछ छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। ब्रेकिंग ओपिनियन YouTube चैनल की रुचि तिवारी वहां पर रिपोर्टिंग के लिए पहुंची थी। रुचि का आरोप है कि करीब 500 लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। यहाँ पे वो कहती है कि भीड़ ने मेरा गला दबाया, बाल खींचे और गंदी भद्दी गालियां भी दी। मेरे कपड़े फाड़े जा रहे थे। कहाँ गई वो फेमिनिस्ट? कहाँ गया उनका सारा फेमिनिज्म? हाँ, मेरे कपड़े जब पीछे से उठाए जा रहे थे, कहाँ गया उनका फेमिनिज्म? मेरे कपड़े उठाए जा रहे थे, मेरे कपड़े पीछे से फाड़े जा रहे थे मुझे। और ये केवल मौखिक आरोप नहीं है, इन सब के वीडियोस भी सामने आ चुके हैं। लड़कियां मेरे कान में की धमकियां दे रही थी क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूं। सबसे डरावनी बात यह है कि रुचि का कहना है कि पुलिस वहां पर खड़ी थी लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सांस नहीं रुक गई तब तक मेरा गर्दन दबाया गया। अटेम्प्ट टू मर्डर बनता है यहाँ पे। मारने की कोशिश की गई, बेहोश हो गई थी मैं लास्ट तक। पुलिस वहां खड़ा होकर तमाशा देख रही थी। क्या पुलिस हमारे लिए नहीं है? हालांकि छात्र संगठन AISA का कहना है कि रुचि ने उनके एक कार्यकर्ता को धक्का दिया था, लेकिन वीडियो में भीड़ का हिंसक रूप साफ साफ देखा जा सकता है। और अभी तक कोई ऐसा वीडियो सामने नहीं आया जिसमें कि रुचि के द्वारा किसी को धक्का दिया जा रहा हो। और धक्का देने के बदले क्या किसी को की धमकी दी जा सकती है? क्या अपने नाम को चरितार्थ करने वाले संगठन यानी कि AISA के लोग ये कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण लड़कियों के साथ में करना उनका अधिकार बन गया है? और UGC लाने वाली पार्टी के महामानव भला इन सब चीजों में पीछे कैसे रह सकते थे? आपको याद होगा कि सीकर की एक रैली में महामानव जी ने कहा था कि दलितों का शोषण अब बर्दाश्त नहीं होगा। आप कल्पना कर सकते हो कि एक महापुरुष जिसको इतना जुल्म सहना पड़ा हो, जिसका बचपन अन्याय, उपेक्षा और उत्पीड़न से बीता हो, जिसने अपनी मां को अपमानित होते देखा हो, मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाए तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा? तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन सवाल यह है कि क्या सदियों पुराने कथित शोषण का बदला आज की इस पीढ़ी से या खास तौर पर ब्राह्मणों से और उनमें भी उनकी लड़कियों से लिया जाएगा? यही पैटर्न हमें JNU और अन्य जगहों पर भी दिखता है। दिसंबर 2022 में JNU में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर लाल रंग से लिखा गया था, ब्राह्मण लीव्स द कैंपस और देयर विल बी ब्लड। कुछ कमरों के बाहर लिखा गया था, वापस शाखाओं में जाओ। और सिर्फ JNU ही क्यों, AMU और BHU में भी
कब्र खुदेगी जैसे नारे कई बार चर्चा में आ चुके हैं। अब यहां पर एक टर्म आता है जो समाजशास्त्री उपयोग करते हैं, इसको कहते हैं बौद्धिक विस्थापन, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ब्राह्मणों को ऐतिहासिक रूप से मार्गदर्शक या समाज का मस्तिष्क माना गया है। जब आप किसी समाज को नियंत्रित करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके बौद्धिक वर्ग को ही डराकर चुप कराना सबसे आसान रास्ता हो जाता है। यही कारण है कि ब्राह्मण बनिया का मेल अक्सर मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष के नैरेटिव में फिट किया जाता है। यही कारण है कि कश्मीर को ब्राह्मण विहीन किया जाता है। यही कारण है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह बताया गया कि हिंदुस्तान का ब्राह्मण ही असल में यहूदी है, और जिस तरीके से यहूदी वाजिबुल कत्ल है, ठीक उसी प्रकार से हिंदुस्तान का ब्राह्मण भी वाजिबुल है। मुसलमानों की किताबों के अनुसार और उनके इतिहास के अनुसार सबसे पहले ब्राह्मणों का नरसंहार जरूरी है, लेकिन मुसलमान यह नरसंहार अब अपने हाथ से नहीं करेगा, बल्कि हिंदुओं की ही जातियों को एक फेक नैरेटिव या फेक इतिहास गढ़ करके उन्हीं के हाथों से अपने ही लोगों का गला कटवाएगा। और क्यों मैं कह रहा हूं कि यह नफरत आज की नहीं है? अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया था। खिलजी का प्राथमिक लक्ष्य सिर्फ धन लूटना नहीं था। इतिहासकार बताते हैं कि उसने हजारों आचार्यों को मरवा दिया था। जिन लोगों के भी गले में वो जिन्हें देखता था उन्हीं लोगों का कत्ल करवा देता था, ताकि मार्गदर्शन देने वाला कोई भी ना बचे। उस समय के एक विद्वान राहुल श्रीभद्र ने खिलजी का इलाज किया था, लेकिन खिलजी को इस बात से ईर्ष्या हो गई कि भारतीय वैद्यों के पास में उसके हकीमों से अधिक ज्ञान कैसे है। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि नालंदा का 9 मंजिला पुस्तकालय 3 महीने तक जलता रहा। और कुतर्क वही था कि यदि समाज के आचार्य, यानी कि लोगों को रास्ता दिखाने वाले, उनका मार्गदर्शन करने वाले, जो कि मैक्सिमम ब्राह्मण ही थे, अगर वो जीवित रहे तो हिंदू समाज फिर से खड़ा हो जाएगा। इसलिए जड़ पर प्रहार करो। क्रांतिकारियों को भी आप देखेंगे तो उसमें भी आपको मैक्सिमम क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज के लोग ही मिलेंगे। अब यहां आता है इस पूरी की पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। जिस वामपंथी या लिबरल नैरेटिव के तहत ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है, उस नैरेटिव को खड़ा करने वाले मुख्य स्तंभ खुद ब्राह्मण भी हैं। इतिहास कैसे लिखा गया, इसे समझते हैं। राम शरण शर्मा, प्रसिद्ध मार्क्सवादी इतिहासकार, जिसने भारतीय सामंतवाद और शूद्रों के इतिहास को लिखने का काम किया, वो खुद एक ब्राह्मण था और इसने बहुत सारे मिसकंसेप्शंस अपनी किताबों में लिखे। D.N. झा, जिसने द मिथ ऑफ द होली काउ जैसी किताब लिखी, वो खुद एक ब्राह्मण था। सुमित सरकार से लेकर के रोमिला थापर तक ये सारे के सारे उसी बौद्धिक वर्ग का हिस्सा थे जिन्होंने ब्राह्मणवाद का नैरेटिव गढ़ा, और आज की जो जनरेशन है उनके खिलाफ पूरे के पूरे समाज को खड़ा कर दिया है। मीडिया में भी यही हाल है। आज के बड़े बड़े स्वतंत्र पत्रकार जैसे कि रविश कुमार पांडे, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा और अजीत अंजुम, ये सभी के सभी ब्राह्मण पृष्ठभूमि से ही आते हैं। ये पत्रकार लगातार उस व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं जिसे अक्सर ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहा जाता है। तो विडंबना देखिए कि जिन ब्राह्मणों की कब्र खोदने की बात कैंपस में होती है, उसी नेगेटिव नैरेटिव का सबसे बड़ा रक्षक खुद ब्राह्मण बुद्धिजीवी बना बैठा है। क्या कब्र खोदने वाली ये भीड़ इन पत्तलकारों को बख्श देगी? KGB के पूर्व एजेंट यूरी बेजमेनोव ने कहा था कि जब क्रांति आती है ना, तो सबसे पहले उन बुद्धिजीवियों को ही हटाया जाता है जिन्होंने उस क्रांति को वैचारिक आधार दिया था। और आज ये जितने भी बड़े बड़े पत्तलकार बने बैठे हैं, जो यूनिवर्सिटीज में ब्राह्मणों की कब्र खोदने वालों के आज अब्बा जान बने बैठे हैं, सबसे पहले इन्हीं की गर्दन जाएगी। राजनीति की बात करें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जाति जनगणना और OBC हक के सबसे बड़े पैरोकार बने बैठे हैं। लेकिन याद कीजिए 2018 का राजस्थान का चुनाव, पुष्कर में पूजा करते समय उन्होंने गर्व से अपनी पहचान कौल ब्राह्मण और दत्तात्रेय गोत्र के रूप में बताई थी। उनके पुजारी ने पुराने रिकॉर्ड दिखाकर इस बात को पुख्ता किया था। Rahul Gandhi's gotra was revealed after he visited the Brahma temple at Pushkar in Rajasthan. तो एक तरफ निजी पहचान में जनेऊधारी ब्राह्मण होना और दूसरी तरफ सार्वजनिक रूप से उस राजनीति को हवा देना जो ब्राह्मणों को हाशिए पर ढकेलने की बात करती है, ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है? जब DU की सड़कों पर रुचि तिवारी जैसी महिला को उसकी जाति के कारण निशाना बनाया जाता है, तो क्या राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान वहां पर खुलती है? तब क्या उनके अंदर का ब्राह्मण जागता है? आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ब्राह्मणों के खिलाफ एक ग्लोबल नैरेटिव तैयार किया जा रहा है? और क्या वोट बैंक के लालच में
पक्ष हो या विपक्ष हो, सरकार हो या विरोधी खेमा हो, सारे के सारे एक ही सुर लय ताल में ढपली क्यों बजा रहे हैं? क्या पूरी दुनिया की दुश्मनी केवल और केवल ब्राह्मणों से ही है? आपकी राय इस पूरे के पूरे नेगेटिव नैरेटिव पर क्या है? हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर आप भी इन लिब्रांडुओं और खास तौर पर नीले कबूतरों के द्वारा पत्रकार रुचि के साथ में ये जो तहर्रुश गेमिया खेला गया है, जो कई सारे पुरुषों ने पकड़ करके उसके शरीर को नोचने का प्रयास किया है, ये जो इस्लामिक रिचुअल यानी कि तहर्रुश गेमिया करने का दुस्साहस किया गया है, अगर इसने आपको भी झकझोरा है, यदि आपको भी लगता है कि हमारी बहन बेटियां भी इस नफरत का कल शिकार हो सकती हैं, तो इस वीडियो को सर्वाधिक लोगों तक शेयर अवश्य कीजिए। और जिन लोगों को यह पूरा का पूरा नैरेटिव समझना है, वो हमारी पुस्तक 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह अवश्य पढ़ें। इस समय इस पुस्तक के साथ मेरी दूसरी पुस्तक पूरी तरीके से निःशुल्क दी जा रही है, फ्री दी जा रही है, साथ ही साथ इसकी डिलीवरी भी फ्री की जा रही है और इसका प्राइस भी इस समय काफी कम कर दिया गया है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। मेरे सिंह बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।